दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। एपिसोड की शुरुआत में ही फेंग च्यू से कहता है कि मुझ पर अटैक करने वाला वांग युआन था। अब अगर मेरे पिता को इस बारे में पता भी चल जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, पर मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि इस टाइम तुमने मेरी मदद की। फेंग च्यू कहती है कि आप अगले राजा बनेंगे, इसलिए मुझे आपकी मदद तो करनी ही थी। वैसे अब आपका आगे का प्लान क्या है? हेई कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने पिता से मिलूं। इधर लांशी के फनरल में लॉर्ड फेंग लांशी के लिए प्रेयर करते हैं। फेंगजू भी दिखावा करता है जिससे कोई उस पर डाउट ना करे। अब लांशी की डेड बॉडी लाई जाती है, जिसे देख फेंग बहुत दुखी होते हैं। तभी रैन वहाँ आते हैं और फेंग से कहते हैं कि लांशी अपने पैलेस में वापस आ गई हैं। ये सुनकर फेंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए रैन से पूछते हैं कि क्या लांशी अभी जिंदा है और वापस आ गया है। रैन कहते हैं कि लांशी को कुछ गोताखोरों ने पानी में से बचा लिया था, अब वो वापस पैलेस में आ गए हैं। यह सुनकर फेंग लांशी से मिलने जाने लगते हैं और फेंगजू से कहते हैं कि पता करो कि ये डेड बॉडी किसकी है। फेंगजू तो इस टाइम सबसे ज़्यादा शौक में होता है। आफ्टर ऑल उसकी इतनी बड़ी प्लानिंग के बाद भी लांशी जिंदा बच गया था। आगे फेंग लांशी से मिलने आते हैं और उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। लांशी कहता है कि मैंने मेडिसिन ले ली है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फेंग कहते हैं कि तुमने योंगजो के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगा। इस पर लांशी कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप इनाम देने के साथ उन लोगों को पनिश भी करें जिन्होंने मुझ पर अटैक करवाया था। फेंग पूछते हैं कि मुझे बताओ तुम पर किसने अटैक करवाया है। लांशी कहता है कि फेंगजू ने। मैं जानता हूं कि शायद ये सुनकर आप मुझ पर भरोसा ना करें, पर आप भी ये जानते हैं कि मैंने अपने किसी भी भाई को आज तक हार्म नहीं पहुंचाया है। ये सुनकर फेंग कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें जल्दी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब फेंग अपने पैलेस में बैठकर कोई ऐसा तरीका सोचने लगते हैं जिससे वो अपने बेटों में हो रही इस आपसी झगड़े को रोक सके। वो अपने इनुज से एक ऑर्डर तैयार करने को कहते हैं। वहीं फेंगजू और वांग युआन की कंडीशन तो बहुत पैनिक होती है। वो दोनों ही जानते थे कि लांशी अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब वांग युआन फेंगजू से कहता है कि ये सारा प्लान मैंने बनाया था, इसलिए सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। इधर लांशी को फेंग का ऑर्डर मिलता है जिसमें कहा गया था कि लांशी को योंगपिंग की पोजीशन पर और चुआनयू व चुआनयुन को एक पोजीशन प्रमोट किया गया है। योंगपिंग को आप वीआईपी पोजीशन मान सकते हैं। एम्परर के बाद सेकंड पोजीशन यही थी। आगे वांग युआन को भी लांशी पर अटैक करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अपने सबसे लॉयल आदमी के पकड़े जाने पर फेंगजू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी मॉम से मिलने टेंपल में आता है। उसकी मॉम यानी क्वीन बाइली उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ? फेंगजू कहता है कि आप अंकल निंग की मदद से मार के सुन को अपनी साइड करना चाहती है, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं राजा बन सकूं। बाइली कहती है कि तुमने लांशी को मरवाने की कोशिश की है, अब तो वो योंगपिंग भी बन चुका है, यानी तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता ने वांग युआन को तुम्हारी जगह जान से मारा है, यानी तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। याद रहे कि इस बार तुम्हें सिर्फ लांशी को हराना ही नहीं है, बल्कि अगला राजा भी बनना है। वांग युआन मर चुका है, इसलिए तुम्हें एक नए लॉयल सर्वेंट की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना सर्वेंट जीशियान देती हूँ। मैं जल्दी वापस पैलेस में आ जाऊंगी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यह सुनकर फेंगजू टेंपल से बाहर आता है, जहाँ जीशियान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फेंगजू उससे कहता है कि अगर मैं आगे जलकर राजा बन भी जाता हूँ तो भी मुझे अपनी मॉम का ऑर्डर फॉलो करना होगा, इसलिए अब से तुम मॉम का ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी कहे, तुम्हें सिर्फ मेरा ही कहना मानना होगा। आगे हम दादोंग राज्य को देखते हैं, जहाँ एम्परर जिंगियन से पूछते हैं कि सारा प्लान कैसे चल रहा है। जिंगियन कहता है कि सभी स्टेट इंपीरियन टोकन के लिए फाइट कर रहे हैं। 3 नकली टोकन में से एक वांग शाओ को मिल चुका है। अब हमें पता चलता है कि एम्परर ने जानबूझकर नकली इंपीरियल टोकन सभी स्टेट में बंटवाए थे, जिससे कि सारे स्टेट आपस में ही फाइट करते रहें और इंपीरियल फैमिली को हार्म ना पहुंचा पाएं। तभी एक सैनिक एम्परर को वांग शाओ का लेटर देता है। लेटर में वांग शाओ ने लिखा था कि उसे रियल टोकन मिल चुका है और वो उसे इंपीरियल फैमिली को वापस लौटाने आ रहा है। अब एम्परर एक दावत का इंतजाम करते हैं और उसमें सभी 6 स्टेट को इन्वाइट करते हैं। वैसे इसके पीछे क्या मकसद है वो आपको आगे ही पता चलेगा। इधर फेंगचांग भी लांशी के जिंदा होने की खबर सुनकर वापस पैलेस आने लगता है, पर सिटी गेट पर ही उसे फेंगजू मिल जाता है। वो उससे कहता है कि लांशी को योंगपिंग का टाइटल मिल गया है, यानी अब तुम्हें भी उसे सलाम करना होगा। फेंगचांग कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा भाई है और मैं तो अपना सब कुछ भी उसे देने को तैयार हूँ, फिर सलाम क्या चीज़ है। इस पर फेंगजू कहता है कि सिर्फ तुम ही उसे भाई मानते हो, पर शायद वो तुम्हें नहीं मानता। अगर वो भी तुम्हें भाई मानता तो अपने जिंदा होने की बात तुमसे नहीं छुपाता। फेंगचांग समझ जाता है कि फेंगजू उसके और लांशी के बीच में दरार लाना चाहता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब फेंगचांग लांशी से मिलने आता है और उसे सलाम करता है। यह देख लांशी कहता है कि क्या आप मुझे फिर से बीमार करना चाहते हैं? मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे सलाम करें। इस पर फेंगचांग कहता है कि जब मैंने सलाम किया तो तुम्हें इतना बुरा लगा, सोचो तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, मुझे कितना बुरा लगा होगा। वैसे मैं अभी फेंगजू से मिला था, वो माउंटेन के टेंपल से वापस आ रहा था, शायद मॉम को भी इस बारे में पता चल चुका है।
तुम्हें आगे से सतर्क रहना होगा। आगे हेई बाई से मिलने आता है और उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहता है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बाई को अभी तक पता नहीं है कि प्रिंस लांशी और हेई दोनों एक ही आदमी हैं। अब बाई हेई के साथ मार्केट आती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ ही मार्केट क्यों आए। हेई कहता है कि मेरा एक भाई है, वो मेरी बहुत केयर करता है, पर मैंने उससे कई बातें छुपा कर रखी है। इस पर बाई कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है तो तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। अगर उसे दूसरों से या अपने आप इस बारे में पता चला तो उसे ज़्यादा दुख होगा। तभी हेई मार्केट में फेंग चिऊ को देखता है। उसे देख हेई बाई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फिर भी फेंग चिऊ उन दोनों को देख लेती है, लेकिन उसे इस पर भरोसा नहीं होता। आगे हेई बाई को लेकर एक शॉप पर आता है। वहाँ बहुत से फ्लावर होते हैं। बाई उन्हें देख उन फ्लावर के बारे में पूछती है। इस पर एक आदमी कहता है कि ये फ्लावर प्रिंस लांशी ने लगवाए हैं। ये सुनकर बाई प्रिंस लांशी की तारीफ करने लगती है। हेई उससे कहता है कि मैं भी प्रिंस लांशी से किसी भी फील्ड में कम नहीं हूँ। बाई कहती है कि उसे बहुत सी चीज़ों का पता है और तुम्हें इतना नॉलेज कहाँ। वेल इसी तरह थोड़े टाइम इनमें हल्की सी नोक जोक होती रहती है। अब हेई बाई की पेंटिंग बनाने का कहता है। बाई भी इसके लिए मान जाती है। हेई पेंटिंग बनाने लगता है और कंप्लीट होने के बाद बाई को दिखाता है। तभी बाई एक बच्चे को देखती है जो ब्रिज से पानी में गिरने वाला था। बाई जल्दी से जाती है और उससे पानी में गिरने से बचा लेती है, पर इसी बीच उसके पैर में मोच आ जाती है। यह देख हेई पहले उसकी मोच ठीक करता है, फिर कहता है कि अगर तुमसे मदद ना हो तो नहीं करनी चाहिए, अगर इन सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो। इतना कहकर हेई बाई को उठा लेता है और वापस सराय ले जाने लगता है। वेल यहाँ हम देखते हैं कि बाई और हेई दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखने लगे हैं। आगे फेंग तीनों प्रिंस और अपने मिनिस्टर्स के साथ टेंपल वाले रास्ते पर बाइली का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाइली कुछ रिफ्यूजीज के साथ वहाँ आती है। यहाँ फेंग चांग अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करता है, पर बाइली उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फेंग चांग और बाइली दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ना ही बाइली फेंग चांग को अपना बेटा मानती है। और फेंग लांशी से कहते हैं कि बाइली तुम्हारे लिए इतने टाइम से टेंपल में प्रेयर कर रही थी, तुम भी एक अच्छे बेटे की तरह बाइली को पैलेस में क्यों नहीं पहुंचाते। यह सुनकर फेंग चिऊ फेंग से कहती है कि क्वीन बाइली रिफ्यूजीज के साथ टेंपल से आई है, इनके सर्वेंट ने इनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए उन्हें पनिश करना चाहिए। इसके अलावा हमारे मिनिस्टर ने भी इनका ध्यान नहीं रखा। लांशी पर पहले भी अटैक हो चुका है, अगर क्वीन पर भी कोई अटैक करता तो हम क्या करते। यह सुनकर फेंग लांशी से क्वीन को वापस पैलेस में ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि लांशी हमेशा बीमार रहता था और क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। आगे जब फेंग अपने कमरे में आते हैं तो वहाँ बाइली उससे कहती है कि लांशी को क्या हुआ है, उसका बिहेवियर मेरे लिए इतना चेंज कैसे हो गया। इस पर फेंग कहते हैं कि ये सब तुम्हारे छोटे बेटे फेंगजू का किया हुआ है, तुम उसे कंट्रोल में रखोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तुम्हें फेंग चांग पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे हम फेंग चांग को देखते हैं जो फाउंटेन अबोडे वाली सराय में बैठकर वाइन पी रहा था। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब उसकी मॉम ने उसे इग्नोर किया था। इधर बाइली फेंगजू से कहती है कि तुमने लांशी पर अटैक करवाया, वो तो बच गया, पर अब तुम्हारे पिता को तुम पर इतना भरोसा नहीं है। उन्होंने तुम्हें इस बार तो माफ कर दिया है, पर अगली बार शायद ना करे, इसलिए हमें लांशी को इस तरीके से मारना होगा कि हमारा नाम ना आए। वहीं बाई अपना कुछ सामान बेचकर एक शॉपकीपर से पैसे लेती है। अभी भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सारे सेक्ट के लोगों को खाना खिला सके। यहाँ शॉपकीपर उससे कहता है कि अगर तुम अपनी हेयरपिन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बाई वो हेयरपिन देने से मना कर देती है, क्योंकि वो पिन उसे हेई ने दी थी और उसे बेचने से भी मना किया था। तभी बाई को याद आता है कि हेई ने उससे कहा था कि वो सराय में आकर पैसे ले सकती है। अब बाई सराय में आती है और पासवर्ड बोलकर 50 सिल्वर कॉइन देने को कहती है। तभी फेंग चांग भी उसी सराय से बाहर जाने लगता है, लेकिन एकदम से वहीं गिर जाता है। बाई उसकी ऐसी हालत देख जल्दी से उसकी बॉडी को ब्लॉक करती है। तब तक सराय का ओनर भी वहां आ जाता है। वो बाई को 50 कॉइन देकर वहां से बाहर भेज देता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि फेंग चांग जब छोटा था तब से ही उसे एक बीमारी थी। वो जब भी अपने इमोशन पर कंट्रोल खो देता था तो नीचे गिर जाता था और बेहोश हो जाता था। इसकी वजह से उसकी मॉम यानी क्वीन बाइली भी उससे नफरत करने लगी थी। बाइली ने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की थी। इन सब से फेंग चांग पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि उसने अपनी मॉम से बात करना ही बंद कर दिया। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फेंग चांग को भी होश आ जाता है। फेंग चांग नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता लगे, इसलिए वो अपने सैनिकों से सराय के उन सभी सर्वेंट्स को जिन्होंने उससे बेहोश होते देखा था उन सबको जेल में डालने को कहता है। इधर हेई रात के टाइम फिर से बाई से मिलने आता है। बाई लांगवा के लिए मेडिसिन बना रही थी और मेडिसिन बनाते हुए सो गई थी। हेई वहीं बैठकर बाई के जागने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाई की जब आंखें खुलती है तो हेई उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों सो रही थी। बाई कहती है कि मैं लांगवा के लिए मेडिसिन बना रही थी, यहाँ सभी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है, अब हर कोई तो तुम्हारे फाउंटेन अबोडे की तरह मैनेज नहीं कर सकता। ये सुनकर हेई कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे नूडल्स बनाकर देने होंगे।
ये सुनकर बाई जल्दी से नूडल्स बनाकर लाती है और हेई को देती है। आगे हेई जब वापस अपने पैलेस में आता है तो चुआनी उसे टोकन के बारे में बताता है। तभी जोंगली भी वहाँ आ जाता है और हेई से कहता है कि फेंगचिऊ आपसे मिलने आई है। इस पर चुआनियो हेई से कहता है कि आपको नहीं लगता कि फेंगचिऊ आपके ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है, आपको भी उसे एक मौका देना चाहिए। यह सुनकर हेई कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अब हेई फेंगचिऊ से मिलने आता है तो फेंगचिऊ भी उसे मैरिज करने की बात करने लगती है। फेंगचिऊ से भी यही बात सुनकर हेई कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम मेरे पीछे खराब करो। इस पर फेंगचिऊ कहती है कि अगर आप मुझसे ऐसा कह रही हैं यानी आप पहले से ही किसी को पसंद करते हैं, पर मैं आपका इंतजार करूंगी जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। इतना कहकर फेंगचिऊ वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी वो हुआन को देखती है। हुआन इस टाइम फाउंटेन अबोडे की ट्रांजैक्शन को देख रही थी। वहाँ उसे एक बिल मिलता है जिस पर हेई ने बाई को जो हेयर पिन और ड्रेस दी थी उसके बारे में लिखा था। हुआन को उस बिल पर भरोसा नहीं होता क्योंकि हेई ने इससे पहले किसी भी फीमेल के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं खरीदी थी। तभी फेंगचिऊ उससे वो बिल देने को कहती है। फेंगचिऊ देखना चाहती थी कि हेई ने किसके लिए ये हेयर पिन खरीदी है, इसलिए वो बिल लेकर सराय में आती है और ऑनर से बिल के बारे में पूछती है। यहाँ ऑनर कहता है कि ये बिल हमारा नहीं है, किसी ने नकली बिल बनाकर आपका ध्यान हमारी ओर किया है। यह सुनकर फेंगचिऊ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वेल बिल उसी सराय का था, पर ओनर ने झूठ इसलिए कहा था जिससे कि कोई हेई पर डाउट ना करे। आफ्टर ऑल हेई फाउंटेन अबोडे का हेड था और ऐसे ही कोई उसके ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं कर सकता था, चाहे कोई फाउंटेन अबोडे से ही क्यों ना हो। इधर फेंगचांग अपने सैनिकों से कहता है कि सराय के सर्वेंट को तो तुम लोगों ने मार दिया, पर मुझे याद है कि वहाँ एक लड़की भी थी जिसने मुझे बेहोश होते देखा था, जल्दी से उसका पता करो और उसे भी खत्म कर दो। आगे तियानशुआंग सेक्ट का एक मेंबर गुयू मार्केट में जाने लगता है तो बाई उसे बाहर जाने से मना करती है। गुयू कहता है कि मास्टर यहाँ पर नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हमारी लीडर बन गई हो। बाई कहती है कि अगर तुम बाहर जाना ही चाहते हो तो पहले मुझे हराओ। इस पर गुयू बाई से फाइट करने लगता है, पर थोड़ी देर में हार जाता है क्योंकि बाई को मास्टर जियान दे ने खुद मार्शल आर्ट सिखाई थी। गुयू को हराने के बाद बाई लांगहुआ को मेडिसिन देने आती है। लांगहुआ मेडिसिन लेने से मना करती है तो बाई जिवरोंग से मेडिसिन देने को कहती है और कमरे से बाहर आकर उन दोनों पर नजर रखने लगती है। लांगहुआ अभी भी मेडिसिन लेने से मना करती है तो जिवरोंग उसे स्वीट्स देता है। इस पर लांगहुआ मेडिसिन लेने के लिए मान जाती है। यह देख बाई भी खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाने लगती है। तभी तियानशुआंग सेक्ट का एक और मेंबर बाई से कहता है कि हमने मास्टर को मैसेज भेजा था, पर मैसेज उन तक नहीं पहुंचा, शायद वो खतरे में हो। यह सुनकर बाई कहती है कि मास्टर को कुछ नहीं होगा, तुम किसी और को इस बारे में मत बताना। लांगहुआ को पता चला तो वो फिर से बीमार हो जाएगी। वेल बाई सभी से इस बारे में छुपाना चाहती थी, पर गुयू उन दोनों की बात सुन लेता है। इधर जिजोऊ में हुआंग शाओ वू यान से कहता है कि हम टोकन इंपीरियल फैमिली को वापस दे रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या रिस्पॉन्स वो करेंगे। वू यान कहता है कि इसकी दो कंडीशन हो सकती है, पहली कि वो तुम्हें इनाम दें और दूसरी कि नकली टोकन देने के लिए सज़ा दें। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये नकली टोकन भी इंपीरियल फैमिली का ही है, जिससे सारे सेक्ट आपस में ही फाइट करते रहें। वू यान आगे कुछ कहे उससे पहले ही हुआंग शाओ की सिस्टर हुआंग यू वहाँ आ जाती है और वू यान को अपने साथ ले जाती है। वो वू यान के लिए जित्र भी बजाती है। वू यान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर मैं ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकता। हमारी फैमिली में कोई भी 30 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर वू यान वहाँ से चला जाता है। अब हुआंग शाओ हुआंग यू के पास आता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था, फिर भी तुमने वू यान को ही पसंद किया। तुम जानती हो कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पर हुआंग यू कहती है कि जब तक वो जिंदा है मैं उसे पसंद करती रहूंगी, उसे एक ना एक दिन तो मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही होगा। इधर बाई सराय में हेई का इंतजार करने लगती है, पर जब पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी हेई नहीं आता तो वो वापस जाने लगती है। तभी उस पर कुछ नकाबपोश अटैक कर देते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 9 एंड 10 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शोगान।